धार्मिकता का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, अदरवाइज देश की भावना टूट हो जाएगी, खंड हो जाएगा और हमारा देश बिखर जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे, तीन तीन जज बैठ के ये सलाह दे रहे और मोदी उसी तरीके से कर रहे। देश उससे टूटता है बजरंगबली बोलने से। आपको पिछले वक्त मैंने बताया था कि दंगे उसी स्टेट में करवाए जा रहे हैं जिस स्टेट में पोलराइजेशन के बाद वोटिंग चाहिए। तो वोट पैटर्न पे दंगे करवाना और स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे करवाना, ये बीजेपी की फितरत है। बीजेपी स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे करवाती है जिससे विभाजन हो जाए, और विभाजन का मतलब ही तोड़ना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचार मंत्री है और वो सोने की छुरी लेके आपकी हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की, गणतंत्र की हत्या कर रहे हैं। बोलने का, कोई भी धर्म के प्रति आराधना करने का व्यक्ति को अधिकार है, धर्म को अधिकार नहीं है। वो सारी की सारी भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम ये नरेंद्र मोदी अपने प्रचारों में कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इनके ऊपर केस दायर करके इनको सबक सिखाने की जरूरत है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश में जो कुछ हो रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ आपको गोदी मीडिया नहीं बताना चाहता वो हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर निकाल कर लाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अजीब हालत है कि जब सरकार की तरफ से ये भी कहा जाने लगा है कि मीडिया कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल है। ये उस जमाने में जब पूरी दुनिया में गोदी मीडिया मशहूर हो चुका है। लेकिन बहरहाल इसी बीच में सोशल मीडिया के लोग, हम जैसे लोग कुछ काम कर रहे हैं ताकि लोगों की आंखें खुली रखें, चीजों को समझें, सही तरीके से समझें और सोचने की आजादी हो, समझने की आजादी हो। ये बहुत ही अहम है। आज हम अविनाश काकड़े जी से बात कर रहे हैं। हर मंडे को वो हमारे लिए समय निकाल देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आप अविनाश काकड़े जी कर्नाटक के गुलबर्गा में हैं, जिसका नया नाम कुलबुर्गी हो गया है। आप एनसीपी के महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो बहुत ही अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस का शाही परिवार, यानी जो गांधी परिवार है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वो कर्नाटक को देश से अलग करना चाहते हैं, अलग देश बनवाना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ ऐसा स्टेटमेंट है कि अब तक कम से कम हमने अपनी पिछले 40 साल की पत्रकारिता में प्रधानमंत्री को कम से कम अपोजिशन लीडर को ऐसे कहते हुए नहीं सुना था। ये पहली बार सुना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं अपने वोटरों से कि जय बजरंग बली कह करके आप वोट डालें, बटन दबाएं। और किस तरह से पोलराइज भी किया जा रहा है, एंटी कांग्रेस, एंटी मुस्लिम, वो बहुत ही अहम है। उस पर हम बात करेंगे अलग अलग इन दोनों इश्यूज पर। इसके अलावा केरला स्टोरी, उस फिल्म के बारे में हम एक दो इंटरव्यू आपको दिखा चुके हैं, लेकिन वो नफरत बढ़ाने का इतना तेजी से इंतजाम किया गया है। 2024 की शायद तैयारी है और किस हद तक आगे बढ़ेगा ये नहीं जानते। देश को तोड़ने का काम बहरहाल हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग इतना नीचे गिर जाएगा कि कर्नाटक को अलग देश बनाने की बात करेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे मणिपुर के हालात। मणिपुर से बहुत ही खतरनाक किस्म की खबरें हैं। लोग अपने गांव छोड़ छोड़ करके दूसरी जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं। कई लोग मारे जा चुके हैं, बहुत नुकसान हो चुका है। उसको जातीय टकराव को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया, ऐसे कुछ इल्जामात हैं, ऐसी कुछ रिपोर्टें हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान है, आप भी कर्नाटक में हैं, वो भी कर्नाटक में कल जो उन्होंने तकरीर की है, उसमें ये कहा है कि कांग्रेस का शाही परिवार कर्नाटक को अलग करना चाहता है, यानी देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है।
क्या कुछ है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखो, मोदी जी तो उनके मन में आए वो बात करना शुरू कर देते हैं। उनके धरबंद कुछ नहीं है, और झूठ बोलने में गॉबेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। अभी 100 एपिसोड झूठ के समाप्त हो गए इनके। इनका चेहरा दिखाने के लिए सतपाल मलिक ने आईना दिखाया था कि तुम कितने राष्ट्रभक्त हो, कि तुमने 40 सैनिक मरवा के और इलेक्शन जीता है। भ्रष्टाचार के प्रति तुम जागरूक नहीं हो। मैंने भ्रष्टाचार के 2 प्रकरण आपके सामने रखा। आप एक प्रकरण मुझे बता दीजिए जिसमें आपने एक्शन लिया होगा, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की होगी। ऐसा एक भी प्रकरण आप नहीं दिखा सकते। मैं 2 दिखा सकता हूं आपको कि अंबानी को फेवर देने के लिए इंश्योरेंस में क्या घालमेल किया, वहां का हाइड्रोलिक पावर में क्या घालमेल किया। तो ये जो बोल रहे हैं देश तोड़ने का, तो देश कैसे टूटता है? जातिगत विद्वेष से देश टूटता है, धार्मिक विद्वेष से देश टूटता है, जो हम भुगत चुके हैं। धार्मिक विद्वेष जब देश में फैला था तो 47 का विभाजन हुआ था। ये देश कैसे टूटता है कि तुम जातिगत, धार्मिक, भाषागत विद्वेष पैदा करते हो। जैसा अभी विद्वेष पैदा कर रहे हैं वो महाराष्ट्र का जो सीमा विवाद है महाराष्ट्र के साथ में कर्नाटक का, उसमें एज दे रहे, क्योंकि कर्नाटक में इलेक्शन है तो कर्नाटक को एज दिया जा रहा है होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी, कि कर्नाटक के सीएम को ना कुछ बोला जा रहा है ना मंत्रियों को बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र की जमीन, महाराष्ट्र के गांव इसमें शामिल कर देंगे। जैसे ही महाराष्ट्र का इलेक्शन आएगा कर्नाटक को बैक में डाल के और महाराष्ट्र के लोगों को उचकाया जाएगा कि अब कर्नाटक के गांव हमारे इसमें लिए जाएंगे। ये इसको बोलते हैं देश तोड़ना, इसको बोलते हैं देश को बांटना। कोई एक शब्द को लेकर आप, जैसे एक शब्द 91 गाली मुझे दिया, किलो भर गाली देते, रोज किलो किलो गाली मिलती है। अरे गाली नहीं मिलना चाहिए आपको, और कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि आपने बोला था कि अगर मैं नोटबंदी इतने दिन में उसका पूरा समेट नहीं सकूंगा तो मुझे चौराहे पर खड़े रह के फांसी दे देना, मुझे जूते मारना, मेरा ये कर देना, मेरा वो कर देना। ये आपने कहा था, ये और किसी ने नहीं कहा था। तो देश तोड़ने का मतलब ये होता है कि देश में बनावटी मुद्दों पर उपद्रव पैदा करने का मतलब होता है देश तोड़ना। और ये देश तोड़ने का सब देश को मालूम है कि हिंदू मुस्लिम पर देश टूटा था। अब जो देश टूटेगा वो धार्मिक इस पे नहीं, जातिगत इस पे इन्होंने देश तोड़ने का प्रबंध बनाया है। और देश में अगर देश ये धार्मिक जातिगत इसमें अगर देश तोड़ने की बात हो गई तो खाली ओबीसी की 3,500 से ज्यादा जातियां है, कहां रहेगा देश? इनको देश थोड़ी बनाना है। इनके तो सारे गुर्गे 47 के पहले लगे हुए थे कि हमारे देश में जो 572-75 संस्थान थे, हर एक संस्थान स्वतंत्र घोषित हो जाए और वहां हिंदू का प्रधानमंत्री बने, हिंदुओं के राष्ट्राध्यक्ष बने और अपना अलग अलग देश हो जाए। जो आज ज्ञान पेल रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं कि अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक हम एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो लोग देश तोड़ने पे उतारू थे और ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं। क्योंकि झूठी यूनिवर्सिटी हर वक्त प्रमाण पत्र देती है। नागपुर की जो संघी यूनिवर्सिटी है वो हर वक्त किसी को हिंदू होने का प्रमाण पत्र, किसी को उच्च जाति का होने का प्रमाण पत्र। अभी एक संघी जिसको साधु और जटाजूटधारी है, उसने बोला कि सनातनियों ध्यान में रखो, हमें मुस्लिमों से ज्यादा खतरा नहीं है, हमें जाटों से ज्यादा खतरा है। ये देश जोड़ने का प्रबंध है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? सुप्रीम कोर्ट जब बोल रहा है कि ये जाति से, धर्म से, राजनीति को अलग रखना चाहिए, धार्मिक भावना से देश को अलग रखना चाहिए, राजनीति का, धार्मिकता का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, अदरवाइज देश की भावना टूट हो जाएगी, खंड हो जाएगा और हमारा देश बिखर जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे, 3-3 जज बैठ के ये सलाह दे रहे और मोदी उसी तरीके से कर रहे। देश उससे टूटता है बजरंगबली बोलने से। मैं उस पर बजरंग बली पर आना चाहता हूं कि बजरंग बली की बात जो है, देखिए वो जो देश टूटने वाली बात जिस तरह से उन्होंने कही कर्नाटक के लिए, वो एक इसलिए बहुत खतरनाक है कि ऐसी शिकायतें बहुत से राज्यों को हैं जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं कि मिसाल के तौर पर गवर्नर कानून पास नहीं होने देते, गवर्नर फाइल दबा करके बैठते हैं, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर सरकारों को तुड़वाते हैं, बनवाते हैं। महाराष्ट्र में हमने कई बार खेल देख लिया। तो उसकी वजह से ज्यादा जो यूनियन ऑफ इंडिया बना था उसमें सभी राज्यों को जो इख्तियारात दिए थे, अधिकार दिए थे, वो केंद्र छीन रहा है, टैक्स नहीं दे रहा, ये शिकायतें हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में शिकायतें हैं। अब अगर कांग्रेस के किसी लीडर ने कहा कि आपकी सॉवरेंटी
कर्नाटक को ज्यादा मिलेगी, उसको उन्होंने देश तोड़ने वाली बात कह दी। तो ये इसको किस तरह से हैंडल, देखिए अब चूंकि वक्त देखो, उसको अटल बिहारी के एक स्टेटमेंट से हैंडल करता हूं मैं। हाँ। अटल बिहारी जी ने कहा था कि वक्तृत्व यही नेतृत्व और यही कर्तृत्व है, बकलोली के सिवाय हम कुछ और नहीं कर सकते। एक ऐसा बड़ा बकलोल इस देश को उसी पार्टी ने दिया था जो अटल बिहारी जी की पार्टी थी। उन्होंने ही देश को इतना बड़ा बकलोल दे दिया कि जो किसी भी शब्द का अर्थ किसी भी तरीके से निकालता है, कभी अनपढ़गिरी से निकालते हैं, कभी ज्यादा होशियारी से निकालता है, कभी उनकी धार्मिक जो विद्वेष फैलाने की प्रवृत्ति है उससे निकालते हैं। ये जो मामला है ना, ये बहुत गजब का मामला है। देश टूटने का मतलब क्या होता है कि भावनाएं टूट जाए लोगों की, एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी टूट जाए, एक दूसरे के, ये तो कपड़े से पहचानते हैं लोगों को, खाने के स्टाइल से पहचानते हैं लोगों को। तो कपड़े से मतलब दूर से पहचान लेते हैं कि ये कौन सी जाति का और कौन से धर्म का आदमी है, खाने के स्टाइल से वो पहचान लेते हैं। ऐसे लोग देश जोड़ रहे हैं, ये हमें बताया जाएगा और हम मान लेंगे। जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिनकी पूरी कुर्बानी की परंपरा रही, वो परिवार देश को तोड़ रहे हैं और आप देश को जोड़ रहे हो जिसमें हर दिन झगड़े करते हो। आपको पिछले वक्त मैंने बताया था कि दंगे उसी स्टेट में करवाए जा रहे हैं जिस स्टेट में पोलराइजेशन के बाद वोटिंग चाहिए। तो वोट पैटर्न पे दंगे करवाना और स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे करवाना, ये बीजेपी की फितरत है। बीजेपी स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे करवाती है जिससे विभाजन हो जाए, और विभाजन का मतलब ही तोड़ना होता है। ऐसा कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी ने नहीं किया है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं। अच्छा, एक देखिए, एक एंगल ये भी है देखने का कि प्रधानमंत्री सरकार के हमारे आपके पैसे पर, टैक्स से मिले हुए पैसे पर ये सारी यानी देश को एक बांटने की कोशिश कर रहे हैं नफरत की बुनियाद पर। ये तो हमारा आपका पैसा ही है। जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री को लेके जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री भी हैं। हालांकि एक बार ये बहस आई थी कि प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के कैंपेन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री पूरे देश का है। तो ऐसे हालात में कि हमारे आपके पैसे से ही वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक बात है। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आना चाहता हूं कि आपको किसने बोला कि सोने की छुरी अगर होगी तो पेट में घुसती नहीं? किसने बोला? जी 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 जी, सोने की छुरी से हत्या नहीं होती है क्या? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? अगर छुरी है तो छुरी से हत्या की जा रही है ना, हमारी छुरी है, हमारी पेट में डाली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचार मंत्री है और वो सोने की छुरी लेके आपकी हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की, गणतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसको समझ लेने की जरूरत है। और हमारे पैसे से ही हमारी हत्या हो रही है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में बजरंग दल के बारे में बात हुई, उसके बाद बीजेपी ले उड़ी इस इशू को और प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जय बजरंग बली कहकर के वोट आप डालिए। वो क्या कुछ है, उसका थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप कर्नाटक में हैं और ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। कांग्रेस सेल्फ गोल करने की आदी हो गई है, हर वक्त सेल्फ गोल कर लेती है। भाई उसको मैनिफेस्टो में डाला बजरंग दल, उसका स्पष्टीकरण आपके पास में होना चाहिए था। अब बताया जा रहा है कि हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मैनिफेस्टो में डालने की चीज है क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव की चीज है ये कि हम उसमें डालेंगे? आपको ये पता नहीं कि हिंदू का सिविल कोड जब ला रहे थे तो नेहरू जी जैसे सशक्त आदमी को हिंदू कोड बिल नहीं लाने दिया, क्योंकि उनके ही जो लोग थे, उनके राजेंद्र प्रसाद जैसे और बाकी जो लोग थे, महामना वो मदन मोहन मालवीय, इन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। तो नेहरू जनता के पास में गए 1952 में और उन्होंने बोला कि मैं हिंदू कोड बिल लाना चाहता हूं, उसके लिए आप मुझे वोट दीजिए, और वोट लाने के बाद उन्होंने वो किया। आपको अगर पाबंदी लगानी है तो पहले उसके लिए आपने मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत थी कि पाबंदी लगानी चाहिए थी, फिर जो विरोध करते हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए था। मगर इनको आदत हो गई है कांग्रेसियों को कि ये उनके ग्राउंड पर उनके हथियारों से उनके समय में खेलने का प्रयास करते हैं। कभी टीका लगा लेते, कभी हिंदू बन देते। इसमें बहुत अच्छा रोल कर्नाटक में मुस्लिम निभा रहे, कहीं सामने दिखाई नहीं दे रहे, कोई प्रचार में मुस्लिम दिखाई नहीं दे रहा है। जब मुस्लिम की तरफ बस्तियों में जाओ और बात करो, वो बोलते हैं हमको पता है किसको वोट देना है, कैसे वोट देना है, आपको बताने की जरूरत नहीं, ना हमारे यहाँ मीटिंगें करो, ना हमारे यहाँ कोई बात करो, ना हमारा कोई वक्ता बात करेगा।
भाई डेमोक्रेसी का मतलब समझने लग गई है मुस्लिम कम्युनिटी। उनको जब अहम था कि हमारे वोटों के बिना सरकारें नहीं बनती, हम सरकारें बनाती है, तो ये अब उनके समझ में आ गया है कि हमारे वोटों का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि अगर हिंदू पोलराइज हो गया तो फिर हम कुछ नहीं बेचते। और ये हिंदू जब पोलराइज नहीं होता है ज्यादातर इसमें, मगर ये ऐसे मुद्दे लाते हैं। अब वो देखो, प्रधानमंत्री बजरंग बली की जय बोल के मीटिंग की शुरुआत कर रहे हैं। वो बटन दबाते वक्त आप बोलते बजरंग बली की जय बोलो और मीटिंग यानी बटन दबाओ। मैं एक केस डालने जा रहा हूं मोदी पर, नरेंद्र मोदी पर मैं केस डालने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में पुराने केसों का रेफरेंस है जो बाला साहब ठाकरे जी पर सुप्रीम कोर्ट ने 11/12/1995 में सुप्रीम कोर्ट में एक ये दिया था, जजमेंट दिया है। 36 पेज का जजमेंट है। उनके जज थे डॉक्टर जगदीश शरण वर्मा, एनपी सिंह और के वेंकट स्वामी। इन्होंने ये थी रिप्रेजेंटेशन एक्ट 123/3/1 और सेक्शन 99 और दूसरा है सेक्शन 100 में 1। इसके अनुसार उनको चार्ज किया गया था, बाला साहब ठाकरे जी को, मधुकर सरपोतदार जी को और दूसरे जो आदमी थे उसमें एक मिनट, रमेश प्रभु। और रमेश प्रभु के केस में वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वो इलेक्शन के दौर में इनके ऊपर चार्ज हो गया कि इन्होंने, बाला साहब ठाकरे ने धर्म के नाम से वोट मांगा। गर्व से कहो हम हिंदू है, उन्होंने वहां नारा दिया और मुझे मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, हिंदुओं का ही वोट चाहिए। जो हिंदू देवताओं का अपमान करेगा उसको मैं सबक सिखाऊंगा, ये उन्होंने बोलने का प्रयास किया था। ये 3 भाषण है उनके, 19/11/87, 1/12/87 और 9/12/87। तो ये भाषणों पर उनके ऊपर इस तरीके से चार्ज करके और 95 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मतदान का अधिकार, मतलब भारत के नागरिक का अधिकार उनसे छीन लिया गया था और उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। जिनके लिए उन्होंने प्रचार किया था उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। मोदी जी बजरंग बली का नाम लेके जिस तरीके से यहाँ वोट मांग रहे हैं, उनका फोटो आगे रख रहे हैं बजरंग बली का, इनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, क्योंकि ये देश रहना चाहिए। मोदी जी जैसे और मेरे जैसे हजारों आएंगे और हजारों चले जाएंगे, मगर ये देश रहेगा। ये देश के लिए हम लोगों ने कुर्बानियां दी है, हजारों कुर्बानियां दी है। जिन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी, जिनकी उंगली भी नहीं कटी, ऐसे लोग इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे 3 चाचा मरे थे 1942 में। हमें अधिकार है, वो गांधी परिवार को वो अधिकार है, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी, उसके पहले भी कुर्बानी दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 साल जेल में रहे, उनको वो अधिकार है बोलने का। इनको क्या अधिकार है? ये किस अधिकार से बोलते हैं? ये वोट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वोट मिल जाए, सत्ता मिल जाए। यहाँ आपको पता है, यहाँ बोला जाता है कि ये 40 खोखे की सरकार है। जैसे महाराष्ट्र में 50 खोखे की सरकार बनी थी, ये 40 खोखे की सरकार है। और यहाँ अभी कैसे ट्रिक करती है देखो बीजेपी, जेडीयू, रीजनल पार्टियों को मैं सबको आह्वान करता हूं कि रीजनल पार्टियों को समाप्त करने के लिए, जहां जेडीएस का प्रभाव क्षेत्र है मैसूर कर्नाटका में, वहां बीजेपी अपने लोगों को बता रही है कि आप कांग्रेस को वोट डालिए, जेडीएस को समाप्त करना है। मतलब इस देश की लोकतंत्र की मूल विचारधारा, सबको अधिकार, सबको स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार, कहीं भी जाने का, किसी भी भाषा में बोलने का, कोई भी धर्म के प्रति आराधना करने का, व्यक्ति को अधिकार है, धर्म को अधिकार नहीं है। वो सारी की सारी भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम ये नरेंद्र मोदी अपने प्रचारों में कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इनके ऊपर केस दायर करके इनको सबक सिखाने की जरूरत है। आपको हमारे बारे में पता है कि हम एक बार लग जाए तो फिर इनको ठीक कर देते हैं। इसमें एडवोकेट विनोद तिवारी नाम के एक एडवोकेट है, एडवोकेट और भी 2-4 लोगों का, एचएम पटेल नाम के एक एडवोकेट है, 2-3-4 एडवोकेट से मैंने सलाह मशवरा किया और उसकी हम बात कर रहे हैं। और तो ये चर्चा करके केस जरूर डालेंगे और इनको सबक सिखाएंगे मोदी को। ये बहुत बड़ी खबर है। दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी तक इस मामले पर अविनाश काकड़े जी पहले इंसान हैं जो अदालत में जाने की बात कर रहे हैं, मोदी के उस नफरत वाले बयान की वजह से जिसमें वो बजरंग बली का नाम लेकर के
वोट डालने की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब आगे बढ़ता हूं कि ये यहाँ भी हर दरगाह में शिवलिंग ढूंढ रहे, जी जी हर जी जी, दरगाह में शिवलिंग ढूंढा जा रहा है। हाँ, जो अरे यहाँ के दरगाहों का साउथ का जो इस्लाम है वो शिक्षा के प्रति समर्पित है। जी यहाँ जी हर दरगाह का, हर मस्जिद का, हर उसके कौमी जो कमेटियां होती है, उस कमेटी के बड़े बड़े कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, सब एजुकेशन के प्रति समर्पित है। वहां भी ये शिवलिंग ढूंढने का काम कर रहे हैं, वो जी दरगाह जी, के नीचे खुद के। हाँ, ये बड़ी बात है। देखिए, मैं नॉर्थ और साउथ इंडिया में बड़ा फर्क बताता हूँ मुसलमानों के बारे में। खास तौर पर नॉर्थ में मुसलमानों ने उतना एजुकेशन के लिए, एक छोटी सी बात मैं बता देना था। इनका जो अड्डा है, नड्डा, क्या नाम है हाँ, उनका, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जी जी जी, जेपी जगत नड्डा। प्रकाश अड्डा की नड्डा? नहीं नहीं साहब, नड्डा ही है। आप तो जो चाहे कहें, आप तो नहीं पॉलिटिकल नहीं आदमी। नहीं, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, इन्होंने क्या बोला कि 2014 के पहले घुटनों के बल चलता था देश। अच्छा, जो देश ने 3-3 युद्ध जीते, जो देश ने बांग्लादेश को पैदा कर दिया, अमेरिका के सामने भी कभी नहीं झुका। हमारी इंदिरा जी ने बोल के आ गई थी कि तुमसे जो बनता वो कर लो, हम नहीं झुकेंगे। जिस जिस इसमें ये बार बार प्रचार करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हजारों हेक्टर जमीन दे दी, तो नेहरू जी ने लड़के जमीन दी थी। आपके राजनाथ सिंह बोलते हैं कि 32,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमने बिना लड़े दे दिए। और इनका जयशंकर नाम का विदेश मंत्री कहता है, अच्छा अब इतने बड़े देश के साथ लड़ाई करेंगे छोटी सी जमीन के लिए? अरे भैया, 56 इंच के पेट वालों, जी आग जी, से आग डालने की बात करने वालों, ये भी जुमला ही है क्या? हम्म, 15-15 लाख का जैसा जुमला था, ये भी जुमला ही है शायद। तो जी जी आपका जुमला कौन सा है, ये सतपाल मलिक ओपन कर रहे, हर जगह ओपन कर रहे। जी जी जी, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है अपनी बात रख करके, और वो निडर होकर के बोल रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, किराए के मकान में रहता हूं। तो वो ऐसा ही कोई आदमी शायद कुछ ऐसा कर सकता है। आप हिम्मत कर रहे हैं बहरहाल मोदी जी के खिलाफ मुकदमा डालने की। हम देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, उस पर हम फिर अलग से भी बात करेंगे। अब बताइए कि ये केरला स्टोरी का कर्नाटक इलेक्शन पे क्या असर है, क्या कुछ हो रहा है? पूरे देश के 2014 में असर डालने वाला मुद्दा है। जैसे कश्मीर फाइल बोगस निकाला था, वैसे केरला फाइल बोगस निकली है। हम्म, आप देखे होंगे 5-6 महीने से द केरला टीजर और स्टोरी, द केरला केरला, स्टोरी। हाँ तो उसी तरीके से कश्मीर फाइल निकला था, उसी तरीके से केरला स्टोरी है। हाँ, जिसके ऊपर ऐतिहासिक सत्य कुछ नहीं था कश्मीर फाइल पे, केरला में भी कुछ नहीं है। 6 महीने पहले टीजर निकाला था, उसके बाद में छोटा सा जो प्रोमो होता है वो उन्होंने दिखाया। उसमें उन्होंने प्रचार किया था कि 32,000 महिलाएं हिंदुओं की लड़कियां गायब है। जब हम्म कोर्ट में बात की गई तो 3 से 4 लड़कियां ही गायब हुई थी। और हम्म, 3 से 4 लड़कियां गायब जो हुई थी वो पढ़ी लिखी लड़कियां थी, और संघ के टच में रहने वाले जो परिवार है, मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेता, उन परिवारों से ही थी। ठीक है? तो और ये अभी जो केरला स्टोरी है उसके बारे में क्या बात करें, माशाअल्लाह गजब का काम है। एक ग्रेजुएट पढ़ने वाली लड़की, ऐसा लग रहा है कि वो एकदम ब्लाइंड है। वो मंगल से आई हुई है, उसको ना धर्म पता है, ना उसको जाति पता है, ना उसकी कुछ बातें पता है, ना देश पता है। वो जाती है, उसको समझाया जाता है, वो किसी से पूछती भी नहीं है, पिताजी से भी नहीं पूछती है, ना माँ से पूछती है, ना समाज में वो कुछ देखती है। अंधी है वो पूरी पूरी तरीके से। जैसे जैसे इनके गोबर भक्त होते हैं अंधे, वैसी वो अंधी हीरोइन बताया गया। और वो अंधी हीरोइन इन्फ्लुएंस में आके पहले हस्बैंड से शादी करती है, फिर उसका तलाक हो जाता है क्योंकि वो हस्बैंड कहीं चला जाता है, फिर दूसरे से शादी करती है, फिर बाप से नहीं बोलती, वो हिंदुओं से नहीं बोलती कि भैया ये ऐसा हो गया मेरे साथ कुछ करो। वो दूसरे से शादी करती है, और दूसरे से शादी करके फिर वो चली जाती है उधर लड़ने के लिए इसी के पास में। वहां जाके उसको पता चलता है कि उसका पहला हस्बैंड भी यही लड़ रहा है। और ये आह्वान कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि वो केरला छोड़िए भाई, मैं एक स्टोरी और बताता हूं आपको। उस स्टोरी का नाम है गुजरात स्टोरी। अच्छा, गुजरात में एक काल्पनिक जो आंकड़ा है 32,000 का, जहां से कोर्ट में आते आते 3 हो गया,
उसका पिक्चर में ये बता रहे कि ऐसा ऐसा हो गया। मैं गुजरात की स्टोरी बताता हूँ कि गुजरात में 40,000 लड़कियां गायब है। 2016 में 7,105 लड़कियां गायब हुई थी। ये उनके अधिकृत रिकॉर्ड है, क्राइम का उनका रिकॉर्ड है। 2017 में 7,712 लड़कियां गायब हुई। 2018 में 9,246 लड़कियां गायब हुई। 19 में 9,268 लड़कियां गायब हुई और 20 में 8,290 लड़कियां गायब हुई। गुजरात विधानसभा में दी हुई जानकारी के अनुसार अकेले अहमदाबाद और बड़ोदरा से 4,722 लड़कियां गायब हुई है। और जितना समाज एजुकेटेड हो रहा है उतना वो सारा शिक्षा और स्वास्थ्य और उसका सब मामला कैसे गड़बड़ हो रहा है गुजरात में, कि उसका स्त्री शिक्षण महिला शिक्षण साक्षरता में गुजरात 73.5% है तो केरला 97.4% है। मतलब तुलना ही अगर करना है गुजरात और यहाँ की, तो वहां 73.5% लड़कियां पढ़ी हुई है गुजरात में और केरला में 97.4% लड़कियां पढ़ी हुई है। जिसकी 10वीं के बाद में जो लड़कियां पढ़ी है उसकी हमारी नेशनल जो एवरेज है, नेशनल एवरेज 41% है, गुजरात 34% है और केरला 77% है। लड़कियों का एजुकेशन छोड़ने का जो दर है वो केरला में सबसे कम है। गुजरात में 22% है और केरला में मात्र 2-3% है। इस देश में स्त्रियों के, महिलाओं के, लड़कियों के बाल विवाह का राष्ट्रीय दर है 23.3%, गुजरात में 22% है और केरला में मात्र 6.3% है। जन्म देते हुए माताओं की मृत्यु का प्रति लाख राष्ट्रीय एवरेज है 103। मतलब 1 लाख के पीछे 103 लड़कियां मरती है, उसमें गुजरात में 70 और केरला में मात्र 30 लड़कियां मरती है। जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनके कुपोषण का राष्ट्रीय दर है 52%, गुजरात का है 63% और केरल का 31%। महिलाओं के कुपोषण का राष्ट्रीय दर है 57%, गुजरात का है 65% और केरल का है 36%। वैवाहिक हिंसा मतलब मैरिज होने के बाद में जो हिंसा है इसका नेशनल एवरेज है 29%, गुजरात का है 14% और केरल का है 9%। ये सारा देखने के बाद गुजरात का प्रशासन, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी कार्यक्षमता, इसकी अगर जानकारी अंधभक्तों को नहीं हो रही है तो पिक्चर देखिए, मौज बनाइए, हिंदू मुस्लिम करते रहिए और बर्बाद होते रहिए। जी जी, ये है सबसे बड़ी बात। देखिए केरला ने कितनी तरक्की की है, देश में सबसे ज्यादा एजुकेशन वहां पर है। अब उसको एक तरह से बदनाम करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, और सिर्फ इस एंगल से कि वहां चूंकि मुसलमानों की तादाद ज्यादा है या वहां ईसाई हैं या किसी भी तरह से, वो चूंकि बीजेपी के हत्थे नहीं चढ़ रहा है, वो बीजेपी वहां सरकार नहीं बना पा रही। अच्छा, अब मैं चलता हूं मणिपुर में। देखिए जो खबरें आ रही हैं उसमें 2-3 एंगल हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपको किस तरह से आप उसे देख रहे हैं। जातीय हिंसा है ये बताया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कुकी क्रिश्चियंस हैं, मैतेई हिंदू हैं, हिंदुओं को भड़काया गया, या बीजेपी तो एंगल देती है कि मजलूम है बीजेपी हिंदू और उनको एसटी में आना चाहिए, एसटी में लाना चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, कोर्ट का गवर्नमेंट को सजेशन है। हाँ, अच्छा। आप समझिए, मणिपुर ये 34 ट्राइब और मैती नाम के हिंदू कम्युनिटी का स्टेट है। ये मैती जो है वहाँ 64 कुछ बोलते हैं 55% है, कोई बोलते हैं 64% वहाँ है। और ये वैली में रहते हैं सारे हिंदू जो है। सबसे ज्यादा कृष्ण पूजा अगर आपको कहीं दिखती होगी, और कृष्ण पूजा के प्रति जो समर्पित लोग हैं वो सारे, मतलब आपको मथुरा से भी ज्यादा कृष्ण पूजा और कृष्ण का सब करते हुए वहां देखेंगे। ये मैती कम्युनिटी है और ये मैती कम्युनिटी पहले ट्राइब गिनी जाती, नॉर्थ ईस्ट सारा ट्राइब गिना जाता है, मगर उसको 50 के 52 के बाद में उनको ट्राइब नहीं गिना गया और उनको वैली में बसा दिया। तो वैली में जो पहले से ही बसे थे मगर उनको वहां ये कर दिया। तो अभी क्या होता है कि ट्राइब तो वैली में जमीन खरीद सकते हैं मगर ये यहाँ के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते। एक्चुअल देखा जाए तो जो मणिपुर है वो 90% पहाड़ है और 10% ही वैली है।
तो अब ये देखिए कि 64% लोग 10% जमीन का उपभोग कर सकते हैं और 35% जो ट्राइब है वो 90% जमीन का उपभोग कर सकते हैं। वहाँ कॉफी की खेती होती है और वहाँ वो जो जहरीले ये होते हैं ना, जिसमें स्मैक बनता है, ड्रग बनता है, LSD, MAD, मुझे बहुत ज्यादा नाम पता नहीं है, उसकी खेती हो रही थी। वहां के मुख्यमंत्री ने उनके खेती पर और उनके सारे इस पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया। एक एंगल ये है कि उसके वजह से वो जो ट्राइब थे वहां के, वो थोड़ा से उत्तेजित हो गए। वहां के जो किसान थे जो इस तरीके की खेती कर रहे थे वो उत्तेजित हो गए। ये एक एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि जो यहाँ पर रहते हैं, तराई में जो रहते हैं मेइती कम्युनिटी, उसमें ज्यादातर मतलब स्टेट में 64% मेइती है। उसमें से आप ये समझ लो कि 50 से 55% हिंदू है। उसमें कुछ मुस्लिम भी है, उसमें कुछ ईसाई भी है। मगर ऊपर रहने वाले जो है ट्राइब, वो सारे के सारे नागा और कुकी, ये ऐसे मिला के 34 ट्राइब है। ये दो मुख्य ट्राइब है। इसमें कुकी और नागा की भी आपस में लड़ाई होती रहती है, ये लड़ते रहते हैं आपस में। तो आपने देखा होगा सेनापति डिस्ट्रिक्ट तो हर वक्त वहां डिस्टर्बेंस में रहता है। मतलब हमारे यहाँ 1000 का सिलेंडर मिलता है तो वहां 2500 का ही मिलता होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह, इसमें हर वक्त वो टैक्सेशन, उनका टैक्स जो गुंडा टैक्स है वो भी लेते रहते हैं और ये सब चलते रहता है। मगर हर जगह हिंदू मुस्लिम करने वाले वहां हिंदू ईसाई कर रहे। ट्राइब का पहले ही झगड़ा था, ट्राइब लड़ ही रहे थे। नागा अपने लिए लड़ रहे थे, कुकी अपने लिए लड़ रहे थे, मेथी अपने लिए लड़ रहे थे। मगर बीजेपी ने वहां एक नया एंगल खोज लिया कि आप हिंदू हो और हिंदू 60% जिस स्टेट में होगा वहां हिंदुओं का शासन होना चाहिए, हिंदुओं के लिए सारे कानून होने चाहिए। तो वहां के मुख्यमंत्री ने इस तरीके से हरकत करना शुरू कर दिया और ये हरकत हुआ तो जातिगत हिंसा धार्मिक हिंसा में परिवर्तित हो गई। और बीजेपी का वहां कमांड मजबूत होने के लिए धार्मिक हिंसा का उपयोग बीजेपी के सारे लोग कर रहे हैं, वहां के CM भी कर रहे हैं और RSS का जो कैडर है वो भी उसका उपयोग कर रहा है। ये है देश बांटना, ये है देश तोड़ना। ये बिल्कुल जो बात वहाँ कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि ये देश बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अलग राज्य बनाने। कर्नाटक के भाषण में मोदी जी गैस के दाम का पता नहीं करते, पेट्रोल डीजल के दाम का पता नहीं करते, नौकरियों पे कोई बात नहीं करते, बेरोजगारी पर बात नहीं करते, ये किसी पर बात नहीं करते। बजरंग बली पर, अली पर, फलाने दरगे पर, मुसलमान पर, हिंदू पर, इवन मणिपुर की हिंसा में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, उस पर एक शब्द होम मिनिस्टर भी नहीं बोले और ये भी नहीं बोले। दोनों शाह और शहनशाह राजगद्दी का उपयोग कर रहे। राज परिवार कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना। राज परिवार में तो एक गरिमा भी होती है। ये जो आते हैं लुटेरे, इनमें तो कोई गरिमा नहीं होती। ये दोनों शाह और शहनशाह ये परकीय आक्रांता नहीं लगते क्या हमको, कि जो लूट रहे हैं, लुटवा के कहीं और धन भेज रहे हैं, कहीं धन और रख रहे हैं। तो कौन है यहाँ इस देश में, कौन सा राज परिवार बन गया? और आप भी तो संघ परिवार का हिस्सा हो। ये बात उसका जिक्र नहीं करेंगे, ये इसका जिक्र नहीं करेंगे। देखिए, देश के लोगों को बहरहाल संभल करके, समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको उकसाया जाएगा, भड़काया जाएगा, कभी बजरंगबली के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी किसी नाम पर, ये सब होगा। लेकिन अगर डेमोक्रेसी को मजबूत रखना है, देश को मजबूत रखना, अपने समाज को इकट्ठा रखना है, तो समझदारी से काम लेने की जरूरत है। संविधान के अंदर जो हमें आपको सबको इख्तियार है, अधिकार है, उसका इस्तेमाल। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, वो उत्पादन दुगना कर देना, किसान बीमा, किसी की बात आप की होगी मोदी जी ने तो बताइए, मोदी जी के अड्डा जी ने की होगी तो बताइए, शहनशाह के शाह जी ने की होगी तो बताइए, कहीं बता दीजिए आप। यानी हर इलेक्शन में बिल्कुल नए मुद्दे, या वो घिसे पिटे मुद्दे, नफरत वाले, और पुराने जो वादे किए होते हैं उन पर कभी ये नहीं बताते कि हमारा रिपोर्ट कार्ड ये है, हमने ये वादे किए थे, ये हमने पूरे किए, ये कभी जिक्र नहीं करते। आपको उलझाए रखेंगे और आपसे वोट लेते रहेंगे। बहरहाल अब देखना है कि कर्नाटक की जनता क्या फैसला करती है और उसके आगे फिर ये 2024 का रनअप कहा जा रहा है, इसके क्या नतीजे आते हैं, आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या हालात होंगे। अभी हालात जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने बोला है अगर इसमें भी बीजेपी जीत जाए तो मैं उनको देवता मानूंगा, चुनाव के देवता मोदी जी।
किसने बोला ये? एक पत्रकार है दिल्ली के कोई, जी 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 जी। मुझे अच्छा तो लगा वो। हाँ उन्होंने बोला कि अगर इतने परिस्थिति में भी चुनाव जीत गए अगर बीजेपी यहाँ, तो मैं उनको देवता मानूंगा और उनकी पूजा करूंगा, चुनाव का विश्लेषण छोड़ दूंगा। नहीं, वो देवता मानेंगे, उसे मानेंगे या फिर ईवीएम का शायद पूजा वूजा करनी पड़े मोदी को वो? देवता मानेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पर और लंबी बात नहीं हो सकती, इसलिए हमें यहीं रोकना पड़ेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।